आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा सकते? और प्रीपेड का जो हल्ला मचाया गया है वो केवल भ्रम में डालने की बात है। हमने कहा है हम गरीब लोगों के लिए, जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जितनी बिजली वो यूज करते हैं उतना उनको बिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में हमसे बहुत ज्यादा लगाए जा चुके हैं। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राज्य के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारी अन्य एनडीए सरकारों से अलग सरकार है, वहां भी ये योजना लगाई जा रही है। भारत सरकार ने इसमें प्रावधानित किया है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बार बार ये विषय उठाया जा रहा था कि साहब एक कंपनी विशेष को दे दिया गया है, जबकि इसमें 40 कंपनियों ने भाग लिया है जो मीटर में अलग अलग आए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलग आए हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लिए अलग आए, लगभग 30 करोड़ 28 करोड़ से ज्यादा पूरे राज्य के अंदर 28 लाख से ज्यादा मीटर लगाए जाने हैं। अभी कुल 15 लाख मीटर लगाए जा रहे हैं, वो भी उस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं जहां लोग ठीक प्रकार से अपना बार बार शिकायत करते हैं कि ये मीटर जंप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जंप करने की समस्या भी समाधान होगा। तो ये मैं समझता हूं कि इसका विरोध जो बिजली चोरी कर रहे हैं, राज्य के संसाधनों पर जो लोग जो है अनावश्यक रूप से बोझ डालना चाहते हैं, उनका साथ देना जैसा है। जो लोग कानून से जीना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं इसमें कोई किसी को, किसी गरीब को, कोई गरीब के लिए कि गरीब को प्रताड़ित करने के लिए, हम तो, हमारी सरकार तो खुद ही अंत्योदय के लिए काम कर रही है। और वो तो जहां इंटरनेट नहीं है सबसे लास्ट में हम लगाएंगे उसको। देखिए, अब आप लोग बहुत विस्तार से सुन लीजिए और मुझे भी अच्छा लग रहा है आप जो प्रश्न कर रहे हैं। अब मैं बोलना तो वहां चाहता हूं लेकिन आप लोग मुझे यहीं बुलवा ले रहे हैं। देखिए, इनका विरोध है। आज जो मैंने जानकारी करी या मेरे पास जो जानकारी आई है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी। उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। उन माता पिता के पास पूरे जीवन भर रोने के सिवा कोई नहीं बचता है। दिल्ली का एक बहुत चर्चित केस 2022 का, श्रद्धा बालकर और आफताब साथ में रहते रहते संबंध खराब हो गए और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े काटकर हैवानियत से आफताब ने उसको 300 लीटर के फ्रिज में टुकड़े बना के डाल दिए और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक के आता था। और जो उसका सोशल मीडिया का अकाउंट था, उस सोशल मीडिया के अकाउंट से उसके माता पिता से लगातार कम्युनिकेशन करता था, लगातार बात करता था। बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं लगा कि उनकी बेटी अब इस संसार में नहीं है। तो इसलिए हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी इसमें, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, इसीलिए हमने जानकारी का प्रावधान किया, उनके माता पिता को जानकारी हो, प्रशासन के पास जानकारी हो कि कोई भी आफताब जैसा हैवान अब किसी बिटिया श्रद्धा के साथ इस प्रकार का कृत्य न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए।
तो इसमें क्या बुराई है। और जब हम ये जब बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम ये यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारी कमेटी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हमारा ये यूसीसी है, ये विधेयक है, इसमें उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। यानी कि कांग्रेस महिलाओं का भी विरोध करती है, महिला सशक्तिकरण से, महिलाओं की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाओं पर अत्याचार को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए इस कानून का विरोध कर रही है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, इसलिए जो है इस जो संविधान में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं लोग। इसलिए ये बात यहीं तक नहीं चलने वाली है कि आप लोग उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है काम करने के लिए अवसर दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक परिपाटी बदली है, एक मिथक तोड़ा है और लगातार किसी सरकार को दूसरी बार काम करने का अवसर प्रदान किया है। और इसमें जो हम यूसीसी लाए हैं, ये उत्तराखंड की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस यूसीसी का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मैं कहूंगा यूसीसी का श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दिया जाता है, जिसने हमारे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। अगर हमने उनके सामने संकल्प रखा था, जब हम चुनाव में जा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई हमारा ये संकल्प है, हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम यूसीसी लागू करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूं कि और इसके साथ साथ एक भ्रम और फैलाने का काम हो रहा है कि जी कोई बाहर से आकर कोई अगर शादी कर लेगा, लड़का या लड़की, तो वो उत्तराखंड का निवासी हो जाएगा। उत्तराखंड का स्थायी निवास क्या होगा, मूल निवास मिल जाएगा। ये सब भ्रम है भाई। ये केवल यूसीसी के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों से किसी को यहाँ की निवास नहीं मिल सकता। आप लोग भ्रम में डालना छोड़िए, क्योंकि अगर अभी देखिए नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के और महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, नगर निगम के। उत्तराखंड की जनता ने आईना दिखाया आपको। आपने कहा कि वहां केदारनाथ में ये सेमीफाइनल है जी, सेमीफाइनल में आपको बाहर कर दिया। तो आप लोगों को भ्रम और झूठ में नहीं फैला सकते। उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं, और पूरे उत्तराखंड के नहीं, देश दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन रहते हैं, सबके बधाई संदेश आ रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बना है। सबको गौरवान्वित हो रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ लोगों को आगे करके अभी भी झूठ और भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं। मोदी फिर से दोबारा आ रहे हैं सर, किस तरीके से देखते हैं सर 27 तारीख का चुनाव? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से, हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए, और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूंगा। और वो मुखवा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और वो जब भी आते हैं, चाहे वो भारत के पहले गांव माड़ा गांव में आना हो, उनका इन्वेस्टर समिट में आना हो, या आदि कैलाश की यात्रा हो, हर यात्रा हमारे लिए बहुत सुखद होती है। और पूरा उत्तराखंड हमारा दुनिया के नक्शे में आता है, देश के नक्शे में आता है। तो हम सब लोग, और हरसिल के लोग, मुखवा के लोग, उत्तरकाशी के लोग, सीमांत क्षेत्र के हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। माननीय सीएम साहब, 2025 और 2026 का बजट जो है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण के लिए है। 24 और 25 में जो बजट था, उस बजट के अंदर कौन से विभाग है जो अपना बजट खर्च नहीं कर पाए? नहीं, अभी तो ये वर्ष चल ही रहा है। ये अभी समीक्षा होगी 30 तारीख जब आएगी ना, 30 मार्च को जब ये वर्ष समाप्त होगा, तो उसके बाद उसका वो निकलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सीएम पर मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली की
मुख्यमंत्री के रूप में, और हमारी बहुत अनुभवी और लंबे समय से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी हमने साथ में काम किया है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथी थे और उनके चुनाव के दौरान भी मैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी गया था। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं, दिल्ली वासियों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नई सरकार मिली है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें बहुत तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही हैं, तो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार भी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में तेजी से काम करेगी और बहुत सारे जो संकल्प हमारी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के समक्ष रखे थे, दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में वहां सरकार बनी है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, सभी देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों की ओर से। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों के लिए ही अहम। उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया तो वहीं उत्तराखंड का भी बजट आया। उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा के अंदर साल 2025-26 का बजट पेश किया और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बजट की थीम क्या है, भारत की सनातन संस्कृति, और ये बजट सनातन संस्कृति को समर्पित है। तो यूपी ने बड़ी छलांग लगाई है, 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया और देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान ज्यादा हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश सरकार ने की है। अपने बजट के जरिए ये बात सीएम योगी ने कही। यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है। तो बजट पेश हो चुका है और अब बजट पर हर तरफ चर्चा भी हो रही है। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, बजट को लेकर जो उम्मीदें गोरखपुर की जनता को थी, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, उनकी उम्मीदें पूरी हुई? बिल्कुल, इस बजट को लेकर जो वित्त मंत्री ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया, उससे जो आम जन की आशाएं हैं वो पूरी होती दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो विकास है उसको और गति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया गया है, महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, तो ये बजट सभी के लिए है। हमारे साथ गोरखपुर के लोग हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब से सरकार बनी है विकास का कार्य कर रही है और इस बार जो बजट पेश किया गया है, आज हम लोगों ने देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कहा जाए तो बढ़ावा दिया गया है, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में बढ़ावा दिया गया है, 4 अगर कहा जाए तो लेन मिली हुई हैं। इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो इस तरह से सरकार जो है विकास को लगातार जो है वो बढ़ावा दे रही है। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी विकास कार्य हो रहे हैं। तो ये जब चारों तरफ विकास कार्य होते हैं तो जाहिर सी बात है सारे जिले उससे प्रभावित होते हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो बजट पेश किया गया काफ़ी सराहनीय है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को भी पैसा दिया गया है। देखिए, यह जो सरकार है यह अपने शुरुआती दिनों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके संकल्पित थी, तो आज 4 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य हो गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान दिया गया, महिलाओं के लिए स्थान दिया गया है। तो यह सबका साथ सबका विकास जो सरकार ने नारा दिया था, तो इस तरह से विश्लेषण हो रहा है बजट को लेकर कि क्या मिला उत्तर प्रदेश को यूपी के बजट में। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, आज के बजट को पेश करने के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि यह बजट सनातन संस्कृति को समर्पित है और कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पर जो पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, उसे बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं इस बजट में। वहां पर आप मौजूद हैं, पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है। विपक्ष का क्या इस पर कहना है बजट को लेकर?
देखिए, विपक्ष सवाल कर उठा रहा है इस बजट को लेकर, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है और शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया है। लेकिन अगर बात की जाए इस बजट की, तो बजट में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है जो नॉलेज पार्क, साइंस पार्क, ऐसे तमाम जिसमें आम युवा को फायदा पहुंचेगा, यानी कि युवाओं को भी राहत दी गई है, किसानों को भी राहत दी गई है। और यही वही दूसरी तरफ स्कूटी, जो मेधावी छात्राएं होंगी उनको स्कूटी का प्रावधान किया गया है। और जो 10 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी हैं, ऐसे संविदा कर्मियों की जो बाकायदा इसके लिए एक निगम बनाया जाएगा, उनका शोषण ना हो, इसको लेकर संविदा कर्मियों का शोषण ना हो, उनकी बाकायदा राशि, उनका मानदेय तय कर दिया गया है 16,000 से 18,000 रुपए तक कि उनको इतना मानदेय मिलेगा। और इसके लिए बाकायदा एक निगम बनाया जाएगा, यानी कि इससे सीधे फायदा होगा जो सरकारी विभागों में 10 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी तैनात हैं, उनको सीधे तौर पर इससे लाभ मिलेगा। और वही दूसरी तरफ अगर बजट की बात करें तो नागरिकों की बेहतर सुविधा के लिए 22%, कुल बजट का 22% दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के लिए 13% बजट आवंटित किया गया है, 11% बजट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किया गया है, 6% सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित किया गया है, 4% बजट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों को इस बजट में ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए बजट में खास प्रावधान रखा गया है, कृषि विभाग को एक बड़े स्तर पर बजट आवंटित किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर यही कहा कि छात्र छात्राएं, खासकर युवाओं पर फोकस रहा, किसानों पर फोकस रहा, महिलाओं पर फोकस रहा, और अलग अलग जो विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर जुड़े हुए विभाग हो, उनमें भी उनको भी हाईटेक किया जाएगा, अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। डिजिटल इंडिया के तर्ज पर डिजिटल उत्तर प्रदेश की दिशा में भी कई प्रावधान रखे गए हैं बजट में कि डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाया जा सके यूपी को। वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने बताया कि कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया और समाज के हर तबके को छूने की कोशिश की गई है बजट में। धन्यवाद आप दोनों का ही इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है। आज की आज से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। उस मंच पर मौजूद हैं जहां पर सभी गणमान्य मेहमान मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख रहे हैं, तमाम अलग अलग राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन पार्टी के नेताओं को देख रहे हैं। बाबू नायडू से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त मंच पर मौजूद है और इस तरह से प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है रामलीला ग्राउंड में, जो कि शपथ ग्रहण समारोह में इस मेगा सेरेमनी में मौजूद है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी से आप कह सकते हैं। रामलीला ग्राउंड जहां पर बीजेपी का दावा है कि 1 लाख की संख्या में लोग यहां पर हैं, जहां पर वीवीआईपी मेहमान हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, औद्योगिक जगत के तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर मौजूद होंगी। तो साथ ही साथ बॉलीवुड की भी हस्तियां होंगी। किसानों को भी न्योता भेजा गया है, लाडली बहनों को भी न्योता भेजा गया है। अलग अलग मंच तैयार किए गए हैं, 3 मंच तैयार किया गया है, जहां पर मुख्य मंच पर रेखा गुप्ता थोड़ी देर में ही शपथ लेती हुई नजर आएंगी 12:35 पर, और उनके साथ साथ बीजेपी के 6 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। एलजी को भी आप देख रहे हैं, मंच पर सभी मौजूद हैं। 2 और मंच तैयार किए गए हैं। यहाँ देखिए इस मंच पर रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं, जो कि नवी मुख्यमंत्री दिल्ली की होंगी और शपथ ग्रहण लेने वाली है। उनके साथ साथ बीजेपी के वो विधायक भी मौजूद हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये दूसरा मंच जहां पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। बीजेपी और सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं, साक्षी बन रहे हैं और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग। और एक तीसरा मंच भी है जहां पर साधु संत विराजमान है, जहां पर गुरुद्वारों के ग्रंथियों को बुलाया गया है। इतिहास और स्वर्णिम इतिहास जैन मुनि मौजूद हैं। आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों, भव्य आयोजन। और बीजेपी की ये एक परंपरा सी बन गई है कि ओथ सेरेमनी को शक्ति प्रदर्शन में